हेलो इकोनॉमिस्ट। तो हम इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्ज़ाम के जनरल इकोनॉमिक्स 1 को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पे देख सकते हैं 2011 के क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। और यहाँ जो भी आप रेड कलर देख रहे हैं ये सारे को हमने पिछली वीडियोस में सॉल्व कर दिया है, और बाकी ब्लैक कलर का जो आपको दिख रहा है वो आने वाली वीडियोज़ में हम सॉल्व करेंगे। सारी वीडियोस जो हैं इनका प्लेलिस्ट आपको टीचमेंट क्लासरूम में ही मिलेगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए डिटेल से टीचमेंट क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमने एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि ये अकेले 15 मार्क्स का है और 25 मार्क्स का है, और ये काफ़ी थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसलिए हमने एक ही क्वेश्चन लिया इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है, ठीक। और ये सब डेटा दिया हुआ है, लेकिन एक बात ध्यान और देना है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है लेटर ऑन टाइम ऑफ चेकिंग, मतलब जब वो लोग वेरीफाई कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि 2 ऑब्जर्वेशन उन्होंने गलत कॉपी कर दिया है। यानी कि ये जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने कॉपी किया है डेटा से वो गलत कर दिया है। तो जिसके कारण क्या हो गया है, इसमें भी कुछ गलती होगी। ये सारा जो देख रहे हैं ये सब में कुछ गलती होगी, क्योंकि डेटा में 2 ऑब्जर्वेशन उन्होंने गलत ले लिया है, और जो करेक्ट ऑब्जर्वेशन है ये नीचे वाला है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, तब आपको करेक्ट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। अदरवाइज ऐसे ये बहुत ही आसान रहता, आप सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट का और निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे दे दिया है कि कुछ गलत ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन ही एक्चुअली गलत है, ठीक। इस क्वेश्चन में एक्स वाई कहाँ होना चाहिए, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से, यहाँ एक्स ऊपर होना चाहिए, यानी कि देखिए इस तरह से होना चाहिए, ठीक। एक्स यहाँ होना चाहिए, वाई यहाँ होना चाहिए, एक्स यहाँ और वाई यहाँ होना चाहिए, लेकिन इसमें इस साइड लिख दिया गया है, ठीक। अब ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये इसी बुक से लिया गया है, ठीक। ये एस.सी. गुप्ता और वी.के. कपूर की जो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स बुक है उसी से ये लिया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ यहाँ एक्स वाई ऊपर दिया गया है, यहाँ उन्होंने नीचे दे दिया है। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो 10 और √15 आएगा, जो कि सही नहीं है, क्योंकि कोरिलेशन कोफिशिएंट हमेशा -1 और +1 के बीच में ही कहीं होता है, ठीक। या फिर -1 या +1 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये 10 निकल जाएगा इसका, तो सिंपल सी बात है, ये गलत है, बनाने का कोई मतलब नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसे करेक्ट करके बनाएंगे, ठीक। अब करेक्ट भी करेंगे तो इसमें एक और गलती है कि ये वाला यहाँ होना चाहिए, यानी कि इसमें इस क्वेश्चन के अनुसार ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट डेटा है, ठीक। और ये वाला जो है ये करेक्ट डेटा है, लेकिन जहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है वहाँ देखिए उल्टा है, यानी कि ये वाला क्या है, इनकरेक्ट है। यानी 6 9 14 6 जो वाला है यहाँ पर देख सकते हैं 6 8 14 6, ये वाला करेक्ट है। अब यहाँ भी एक गलती बुक में भी दी हुई है कि यहाँ 9 दे दिया गया है, जबकि यहाँ क्या होगा, यहाँ 8 होगा, ठीक। ये मुझे कैसे पता, यहाँ देखिए यहाँ 6 8 दिया हुआ है, यहाँ 9 होना चाहिए था अगर 9 सही होता तो, लेकिन 9 नहीं दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो यहाँ 8 हुआ है। तो बुक में भी यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन को ही हम सोल्व करेंगे, ठीक। ये जो गलत क्वेश्चन है इसे हम नहीं करेंगे। अगर एग्जाम में आ जाता है तो कोई बात नहीं, प्रोसेस तो वही रहेगा, जो गलत दिया हुआ है उसी क्वेश्चन को आपको गलत ही सोल्व करना है, ठीक। और लास्ट में लिख देना है कि ये वैल्यू इनवैलिड है, क्योंकि ऐसा वैल्यू नहीं होता है, ठीक। तो हम सही करके इसे सोल्व करेंगे, यानी कि ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, इस तरह में गलती हुई है ऑब्जर्वेशन में, ये इनकरेक्ट डेटा है और ये करेक्ट डेटा है, तो इसी को लेकर हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये जो पूरा डेटा सेट आपका दिया हुआ है इसे करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक। तो एक एक करके हम इसे करेक्ट करेंगे, यानी हम यहाँ इस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे करेक्टेड सिग्मा एक्स आई, ठीक। तो करेक्टेड सिग्मा एक्स आई क्या होगा, यहाँ जो इनकरेक्ट वैल्यू है, पहले तो करेक्टेड सिग्मा एक्स आई आपका कितना दिया हुआ है, 125 दिया हुआ है, ठीक। नीचे पीछे देखेंगे क्वेश्चन में तो 125 दिया है। अब इसमें से इनकरेक्ट वाला हम घटा देंगे, यानी 6 और 8 को घटा देंगे, जो कि इनकरेक्टली दिया हुआ है। तो 6 और 8 को हमने घटा देना है, और फिर करेक्ट को डाल देना, ऐड कर देना, यानी 8 और 6 को ऐड कर देना है, 8 और 8 यहाँ पर और +6 को ऐड कर देंगे।
तो ये क्या होगा इसका रिजल्ट, ये 6 और 8 14 होता है, 14 घटाना और 14 जोड़ना भी है, तो यानी कि ये ओवरऑल 25 ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर में। इसी तरह यहाँ पर लिखना है आपको कैरेक्टेड सिग्मा एक्स आई स्क्वायर करना है, उसमें क्या करना पड़ेगा, ये 125 है तो सिग्मा एक्स स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर वैल्यू लिया जाता है, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 36 और यहाँ हो जाएगा 64 और यहाँ हो जाएगा 64 और यहाँ हो जाएगा 36, इसी से सारे ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर लिया जाता है। सॉरी, सिग्मा एक्स स्क्वायर जो है वो कुछ और दिया हुआ है, मैंने गलत लिख दिया। सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना दिया है, 650 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें 650 लिखना है, तो मैं 650 लिख देता हूँ। तो ये 650 मैंने लिख दिया। तो यहाँ भी आप देखिए 36 है और यहाँ भी 36 है, फिर 64 है, 64 है, प्लस माइनस में है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, ये भी 650 ही रह जाएगा। उसी तरह आपको क्या निकालना है, कैरेक्टेड वाई आई निकालना है, ठीक। तो वाई आई आपका क्या दिया हुआ है, वाई आई दिया हुआ है 100, ठीक। 100 में क्या करना है, ये 14 और 6 को घटा देना है, यानी कि हमने 14 और 6 को घटा देना है और ये करेक्ट वैल्यू 12 और 8 को जो ऐड कर देना है, ठीक, 12 और 8 को। तो फिर से इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि 14 6 20 होता है, 20 घटाना है, फिर यहाँ 12 और 8 भी 20 होता है, ये जोड़ना है, तो 20 घटाना है 20 जोड़ना है, इसका मतलब कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। अब आते हैं हम सिग्मा वाई आई स्क्वायर पे, ठीक। तो सिग्मा वाई आई स्क्वायर जो है वो 460 दिया हुआ है आपको, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर लेंगे हम सबका, तो यहाँ 196 हो जाएगा, 14 इंटू 14 196, यहाँ पे हो जाएगा 36 और यहाँ पे हो जाएगा 12 इंटू 12 144, फिर 8 इंटू 8 64, ठीक। और जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये चेंज तो होगा, तो ये हो जाएगा आपका 436, ठीक, 436 हो जाएगा, यानी इसमें थोड़ा चेंज हुआ है। अब उसी तरह आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक्स आई वाई आई का वैल्यू को कैरेक्ट करना है, ठीक। तो एक्स आई वाई आई की वैल्यू को कैरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक्स आई वाई आई क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 508 दिया हुआ है, तो इसमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें घटा देना है, यानी कि 46 जा 84 होगा, 84 माइनस करेंगे, फिर 6 8 जा 48 होगा, यहाँ पर 48 माइनस करेंगे, फिर यहाँ पर प्लस करना है इस करेक्ट वैल्यू को, यानी 12 8 जा 96, फिर 6 8 जा 48, ठीक। अब जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका 520 आएगा। तो ये सारी वैल्यूज हमने कैरेक्ट कर ली। अब हमें क्या करना है, जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है उसमें इन सारे वैल्यूज को हम रखेंगे और सोल्व करेंगे, ठीक। और n इज इक्वल टू, आपको पता है n इज इक्वल टू 25 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, जो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कोरिलेशन कोएफिशिएंट के और भी फॉर्मूलाज हैं, लेकिन यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला ही अप्लाई होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लीकेबल होता है किस क्वेश्चन में, ठीक। तो आपको सभी फॉर्मूलाज पे प्रैक्टिस करके रखनी है। तो फिलहाल हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सारे वैल्यूज़ जो हमने करेक्ट किए थे अभी, उसे यहाँ पर रखेंगे। तो सबसे पहले n इज इक्वल टू 25 होगा यहाँ पर, और उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा इससे एक्स आई वाई आई से। तो एक्स आई वाई आई क्या है, एक्स आई वाई आई 520 है, ठीक, 520 है। आप पीछे करके देख सकते हैं कितना है, 520 है। उसके बाद यहाँ पर माइनस होगा, फिर एक्स आई वाई आई अलग अलग है। तो एक्स आई अलग से है कितना, 125 है, और वाई आई है 100, ठीक। उसके बाद यहाँ पर अंडर रूट जो है वो सारी चीज़ें हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर सॉरी, यहाँ फॉर्मूला में कुछ गलती है, यहाँ पर n होगा, n छूट गया है, और यहाँ पर भी n होगा, ठीक। तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर n होना चाहिए, ठीक। तो ये n होगा, तो यहाँ पे मैंने n की जगह पे 25 लिखा, और फिर ये एक्स आई स्क्वायर में एक्स आई स्क्वायर जो आया है उसका वैल्यू हम रखेंगे। तो एक्स आई स्क्वायर मेरे ख्याल से 650 है, और फिर उसके बाद उसमें हम माइनस करेंगे एक्स आई पर होल स्क्वायर। तो यहाँ पर सिग्मा एक्स आई पर स्क्वायर है पूरा, तो यहाँ हो जाएगा 125 स्क्वायर, ठीक। उसके बाद दूसरा अंडर रूट वाई वाला वैल्यू सब हम रखेंगे। तो यहाँ भी 25 है, फिर ये मल्टीप्लाई होगा
सिग्मा वाई आई स्क्वायर से, तो वाई आई स्क्वायर मेरे ख्याल से 436 है। आप पीछे करके वीडियो देख लें सही है या नहीं, ठीक। 436 है और उसके बाद यहाँ पर वाई आई स्क्वायर होल स्क्वायर है यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 100 पर स्क्वायर, ठीक। 100 ही है मेरे ख्याल से, 100 ही है, ठीक। यहाँ पे भी 100 है। तो ये हमने सारे वैल्यूज़ यहाँ पर रख लिए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो आप देखेंगे कि इसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं। तो इसे आप जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना बहुत लेंदी काम हो सकता है, तो वो आपको करना भी नहीं है, ठीक। क्योंकि ये क्वेश्चन शायद इसलिए भी दिया गया है ताकि उनको पता चले कि आप कितने स्मार्ट हैं। तो यहाँ देखिए, अब हम थोड़ा फैक्टराइजेशन इसका कर सकते हैं। जैसे कि देखिए 520 का फैक्टराइजेशन अगर आप करेंगे तो इस तरह से हो सकता है कि आप इसे ऐसे लिखें, यहाँ 25 है और फिर यहाँ 520 को आप इस तरह लिख सकते हैं 4 × 130, ठीक। 4 × 130 आप इसे लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये हो जाएगा 100 × 130 भी हो जाएगा, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं, ठीक। और उसके बाद यहाँ 100 पहले से है, तो इससे क्या होगा कि 100 को आप कॉमन ले पाएंगे, ठीक। जैसे कि मैं यहाँ रखता हूँ तो यहाँ मैं इसे लिख देता हूँ 100 × 130 और फिर यहाँ माइनस है 125 × 100, तो दोनों में 100 है तो 100 हम कॉमन ले पाएंगे। अब फिर से इस अंडर रूट के अंदर देखिए कि क्या क्या हो सकता है, कि आप यहाँ देखिए कि 650 को आप लिख सकते हैं, जैसे 25 × 650 है तो आप इसे लिख सकते हैं 25, 650 को आप लिख सकते हैं 25 × 26, ठीक। इसका फैक्टराइजेशन करिएगा तो 25 × 26 हो सकता है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 625 × 26, ठीक। तो ऐसे ही हम यहाँ लिखेंगे 625 × 26। एक्चुअली ये मैं इसे इसलिए लिख रहा हूँ कि इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है, हाईएस्ट कॉमन नंबर जो है वो है 625, जिसे आप HCF भी कहते हैं। तो ये हो गया। फिर इसी तरह इसका ये 125 स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी कुछ वैल्यूज़ हो जाएंगी। जैसे मैं पहले इसे इरेज कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए स्पेस बन जाए। तो इस 125 स्क्वायर को आप, जैसे ये 125 स्क्वायर है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5, यानी 6 टाइम्स 5 हो जाएगा। तो 2 टाइम करके आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 25 × 25 × 25। फिर ये 25 × 25 65 हो गया, 625 हो गया, × 25 हो गया, यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं 625 × 25। तो देखिए इन दोनों में 625 कॉमन है, ठीक। तो इसे भी हम कॉमन लेंगे बाद में। अब इसी तरह हम इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ देखते हैं कि हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा तो 436 है, तो 436 को आप 436 में आप 4 कॉमन ले सकते हैं। मैं फिर से इसे इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ 436 है, जैसे 25 × 436, तो यहाँ पे इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 25 × 4 × 109, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। तो 25 × 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 × 109, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसे। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 100 × 109, फिर माइनस 100 पे यहाँ पर स्क्वायर है, तो 100 इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। तो सारा जगह आपने देखा कि हम कुछ कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो हम वही करेंगे, हम कुछ कुछ कॉमन लेंगे और इसे सिंप्लीफाई कर देंगे पूरी तरह से। तो ऐसे में इसमें मुझे भले लेट लग रहा हो, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में बनाएंगे तो आपको उतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ तो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ मैंने जब 100 कॉमन लिया यहाँ से, तो यहाँ बचा 130, ठीक, और इधर बच गया 125, 130 माइनस 125, ठीक। अब इसी तरह इसमें से अगर आप 625 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर बचेगा अंडर रूट 625, फिर यहाँ पर 26 है और माइनस 25, जो कि ये 25 है, ठीक, ये हो गया। और फिर इस y वाले को हम सोल्व करेंगे इसको। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप 100 कॉमन ले सकते हैं, तो आप 100 इस तरह कॉमन ले लीजिए
और फिर आप यहाँ पे बचेगा आपका, यहाँ पे बच जाएगा 109 बचेगा, और फिर इधर बच जाएगा 100, ठीक, क्योंकि यहाँ 200 है, 100 पर स्क्वायर है तो एक 100 बच गया। अब इसे जब आप सोल्व कीजिएगा तो ये बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको मिल जाएगा, यानी कि ऊपर हो जाएगा 100 इंटू 5, 100 इंटू 5, और नीचे क्या हो जाएगा 625 इंटू यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो लिखने की जरूरत नहीं है इसको, तो मैं इसे हटा ही देता हूँ, ठीक। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 625 जो है ये अंडर रूट है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पर देखिए 100 मल्टीप्लाइड बाई क्या आ जाएगा, 109 में 100 जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 100 मल्टीप्लाइड बाय 9, ठीक, 109 में 100 गया, ठीक। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड हो गया मेरे ख्याल से, आपको उतना कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ा। और फिर से आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो यहाँ पे मैं इसे रहने देता हूँ 100 इंटू 5, क्योंकि ये कट जाएगा इधर से, फिर ये 25 हो गया, यहाँ बाहर आ जाएगा, रूट के बाहर लाएंगे तो ये 25 हो जाएगा, और इन दोनों को जब हम रूट के बाहर ला जाएंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3, ठीक। तो आप देख सकते हैं ये और ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद ये 5 इससे कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 5, फिर ये 5 इससे कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 2, यानी कि आपका बचा 2/3, जिसको आप लिख सकते हैं 0.67। तो यही जो है ये आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकला, ठीक। कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमेशा क्या होता है, -1 से लेकर +1 तक के बीच में कहीं भी हो सकता है, और -1 और +1 भी हो सकता है, इसके बाहर नहीं होगा, ठीक। तो ये सही वैल्यू निकला है। इस तरह से हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट का बहुत आसानी से निकाल लिया। बहुत बड़ा शुरू में आपको लगा होगा कि इतना ज़्यादा कैलकुलेशन कैसे होगा, क्वेश्चन भी इतना कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होने की बात नहीं, यहाँ आपको प्रोसेस को समझना है। अगर आप प्रोसेस को समझ चुके हैं तो मेरे ख्याल से इससे रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चन आएंगे, जितना भी टेढ़ा आएगा आप उसे कर लेंगे, ठीक। तो ये प्रोसेस आपको याद रखना है। तो अब हम ये सोल्व करेंगे, देखिए ये करेंगे जिसमें आपको कहा गया है वेरिएंस निकालने के लिए, फिर आपको कहा गया है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए, ठीक। और उसमें पूछा गया है कि वेरिएंस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वेरिएंस से ज़्यादा अच्छा क्यों है, मतलब क्या एडवांटेज है इसका निकालने का, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो सबसे पहले हम वेरिएंस और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं, ठीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो डेटा है 1 2 3 से 50 तक है, ठीक। तो आप यहाँ पर फिर से एक बार सोच सकते हैं एक बार के लिए कि ये 1 2 3 फिर इधर इतना करते करते 50 है, तो आपको इसको पूरा सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जो फॉर्मूला आप जानते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, जैसे मान लीजिए सॉरी वेरिएंस का फॉर्मूला जैसे ये है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला इस तरह होता है कि सिग्मा xi माइनस एक्स बार बाय एन, ठीक। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए कैलकुलेट करने, क्योंकि बहुत लंबा डेटा सीरीज हो जाएगा और आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में आप पहले ये चीज़ देखिए कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक, एपी सीरीज है ये, ठीक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है। ये कैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है, क्योंकि जो भी डेटा सेट है उनके बीच का अंतर सेम, जैसे 1 और 2 के बीच का अंतर क्या है, 1 है, 1 और 2 के बीच का डिफरेंस 1 है, 2 और 3 के बीच का डिफरेंस 1 है, इसी तरह 3 और 4 के बीच का डिफरेंस 1 होगा, इसी तरह 49 और 50 के बीच का डिफरेंस 1 होगा। तो सेम डिफरेंस है, यानी कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब दिया होता है तो उसके लिए वेरिएंस का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, वेरिएंस इज इक्वल टू n माइनस 1 फिर n प्लस 1 बाय 12 और फिर मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर, ठीक। तो ये डी स्क्वायर क्या है, यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। n तो आप जानते हैं क्या है, n यहाँ पर 50 है क्योंकि 50 ऑब्जर्वेशन होंगे, और फिर ये 12 तो यहाँ दिया हुआ है, और d मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये डेटा सीरीज में जो डिफरेंसेस है, तो जैसे 1 और 2 के बीच का डिफरेंस 1 है, 2 3 के बीच का डिफरेंस 1 है, तो ये d हुआ, ठीक। तो इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जैसा कि कहा n कितना है 50 है, यहाँ 50 माइनस 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ हो जाएगा 50 प्लस 1, ठीक। और नीचे
12 है। और फिर उसके बाद यहाँ d मतलब 1 डिफरेंस है स्क्वायर, इसका कोई मतलब अब नहीं रह गया क्योंकि 1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो उसके वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो यहाँ इस तरह से हो जाएगा 49 इंटू 51/12। तो आप इसे जैसे सोल्व करें, आप यहाँ से आप इसे काट दें या फिर जैसे भी आप इसको सोल्व करें आंसर तो एक ही आएगा। यानी कि यहाँ जो टोटल आपका आएगा वो आएगा 833/4 आएगा। ठीक, जब आप इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा और जब आप इसे सोल्व कीजिएगा फर्दर तो आपका आएगा 208.25। तो यही क्या है आपका, यही आपका वेरिएंस है। ठीक, तो यही आपका वेरिएंस है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, ये हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यानी कि CV अब हमें निकालना है। ठीक, तो हम थोड़ा इधर इसे ले लेते हैं। तो अब CV का फॉर्मूला क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ध्यान रखिएगा ये वेरिएंस नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। और बाय मीन को म्यू से डिनोट करें, ये म्यू का साइन है, इनटू 100। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला है। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए क्या चाहिए हमें, ये हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इस वेरिएंस का रूट होगा। यानी कि आप पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे SD, सॉरी मैं थोड़ा इसे और ऊपर लिखता हूँ ताकि मेरे लिए स्पेस रहे। तो आपको निकालना है क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है जो कि इसका रूट हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें स्क्वायर है, ये इस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 208.25। ठीक, अब देखिए 208 का रूट निकालना पड़ेगा आपको, तो ये तो बहुत मुश्किल काम हो सकता है आपके लिए। लेकिन आपको क्या करना है, जब ऐसे सिचुएशन में आप अप्रोक्सीमेशन करेंगे, क्योंकि एग्जाम में शायद हो सकता है आपके पास उतना टाइम ना हो, या हो सकता है आपको पता ना हो कैसे निकालना है, तो अप्रोक्सीमेशन से आप काम चला सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि 14 इंटू 14 क्या होता है, 196 होता है, और 15 इंटू 15 होता है 225 होता है। ठीक, तो ये 196 और 225 के बीच में कहीं है, यानी कि जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो उसका वैल्यू 14 और 15 के बीच में कहीं होगा। ठीक, तो जो ज़्यादा नज़दीक है उससे आप ले सकते हैं। तो ये 96 के ज़्यादा नज़दीक है 208.25, तो आप क्या ले सकते हैं, आप यहाँ 14 ले सकते हैं और यहाँ पर लिख देंगे आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक, आगे आप यहाँ पर अप्रोक्स करके लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर मैं पूरा कैलकुलेट करके रखा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, क्योंकि जब आप इसका निकालिएगा तो आपका 14.43 निकल कर आएगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर नहीं आप कैलकुलेट कर पा रहे हो तो अप्रोक्सीमेशन आपको करना है। अब ये आपने निकाल लिया स्टैंडर्ड डेविएशन, अब निकालना है आपको मीन। तो मीन भी निकालना एक बहुत मुश्किल काम है इस डेटा सीरीज के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा डेटा सीरीज है, 1 से लेकर 50 तक का मीन निकालना है आपको। तो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे कि मीन का जो फॉर्मूला है वो आप जानते हैं कि सिग्मा xi/n होता है। लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जो मीन का फॉर्मूला होता है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मीन इज इक्वल टू a प्लस l/2। a प्लस l/2, a यहाँ पर क्या है, a है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म, और 50 क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म 50 है और फर्स्ट टर्म 1 है, तो 1 प्लस 50/2, यानी कि 51/2 इज इक्वल टू 25.5। ये आपका मीन निकल गया। और जब मीन निकल गया और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल गया, तो आप क्या कर सकते हैं, अब आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल सकते हैं। तो अब हम इसे फॉर्मूला में रखेंगे, और ये वाला जो फॉर्मूला है इसे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ये कैसे आया। बहुत लोगों को पता नहीं होगा, अगर आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे समेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म याद है, यानी पता है, दिया हुआ है, तो ये n/2 a प्लस l होता है, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने मीन इज इक्वल टू क्या लिखा, सिग्मा xi। तो सिग्मा xi क्या हुआ है, एक्चुअली ये s है सिग्मा xi और नीचे n है, तो इसे जब आप लिखेंगे s/n, तो s यहाँ क्या है, n/2 है,
और फिर नीचे यहाँ पहले से 2 है और फिर यहाँ पे क्या है ए है, फिर यहाँ पर एल है। ठीक, तो आप देख सकते हैं ये 2 नीचे आ जाएगा और ये n कट जाएगा, यानी अल्टीमेटली यहाँ पर बचेगा a प्लस एल बाय 2। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो मीन का फॉर्मूला होता है वो यही होता है। ठीक, तो ये आप समझ लीजिए। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि हो सकता है ऐसा क्वेश्चन इस बार पूछ दिया जाए। तो ये हमने निकाल लिया मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यानी कि CV इज इक्वल टू जो हमने लिखा था स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू म्यू। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा निकल के आया 14.43, यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 100 भी होगा 14.43, और यहाँ पर हमारा निकल के आया 25.5। तो जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो आपका कुछ निकल के आएगा। तो जब आप इसे सोल्व कीजिएगा तो आपका कुछ 0.56 आएगा। आप इसे सोल्व करके देख लीजिए, उसके बाद 100, यानी कि टोटल आप इसे कितना लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 56%। ठीक, तो ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो गया। ये सारा हमने निकाल लिया और बहुत ही आसानी से निकाल लिया। आपको क्वेश्चन शुरू में बहुत डिफिकल्ट लगा होगा कि ये कैसे बनेगा, लेकिन आपको प्रोसेस पता हो, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हो वो पता हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी सही है, तो आप बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। ज़्यादातर लोग इस क्वेश्चन को नहीं करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को करने का मतलब है कि आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। और मैं बता दूँ, जिन लोगों ने टीचमिन पर अभी तक नहीं गए हैं जो लोग, वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए सारे लिंक से टीचमिंट डाउनलोड कर ली, क्योंकि ये सारा जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं हम एक एक करके सारा सोल्व करेंगे। एक एक करके नहीं, एक वीडियो में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। हम सभी क्वेश्चन एग्जाम से पहले सोल्व कर लेंगे ताकि जनरल इकोनॉमिक्स 1 आपका बहुत अच्छा जाए। ठीक, क्योंकि जनरल इकोनॉमिक्स 1 एक्चुअली गेटवे है अगर आप IAS क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि जनरल इकोनॉमिक्स 1 में जिसका मार्क्स अच्छा होता है वही IAS एग्जाम क्रैक करता है। बाकी में तो सबको लगभग सेम ही मार्क्स मिलता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन जनरल इकोनॉमिक्स में बहुत डिफरेंस होता है, जिसका अच्छा जाता है उसको बहुत अच्छा मिल जाता है, जिसका थोड़ा गड़बड़ हो जाता है बहुत कम मार्क्स मिलता है। तो इसके कारण जिसका जनरल इकोनॉमिक्स 1 अच्छा जाता है वो बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आ जाते हैं। तो थैंक यू इस वीडियो से जुड़ने के लिए। बाकी आपके सुझाव और जो कुछ भी आपके सजेशन हो आप, या फिर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर टीचमिंट ऐप में जाकर वहाँ चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं।